स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद यशवी सर में। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। और जिस स्तर से हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप यूपीएससी भी अगर देने जा रहे हैं, यानी कि आप आईएएस का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, पीसीएस को तो छोड़िए, आप अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आप इस आईएएस के एग्ज़ाम को जितने भी आधुनिक भारत के आपके प्रश्न रहेंगे सभी आप कवर कर पाएंगे। मैं उस स्तर का आपको आधुनिक भारत लेकर के चल रहा हूँ। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं जो आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल वनडे एग्जाम में कोई फोकस करके नहीं, आप इतिहास विषय से आप अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप पीजी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप अदर स्टेट के सिविल सर्विस के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि नेट, जेआरएफ इत्यादि एग्जाम अगर आप इतिहास बेसिस दे रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है ये आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरा ऐसा मानना है, या जिस स्तर से मैं आपको करा रहा हूँ, आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा कि जितना मैं करा रहा हूँ, है ना, उससे चीज़ें बाहर नहीं जा रही होंगी। आप कहीं से भी कोई भी प्रीवियस पेपर टॉपिक वाइज आप उठाकर देख लीजिएगा, और उनको मेरे पढ़ाने के पश्चात आप उस टॉपिक को लगा करके देखिए, उस प्रश्न आए हुए आपको 100% फील होगा कि हाँ यार, वास्तव में क्वालिटी आपको मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, बस मेरा उद्देश्य इतना ही है आधुनिक भारत को पढ़ाने के लिए। आप लोगों के साथ में एक नाम और एक पहचान की आवश्यकता है। मैं एक नाम और पहचान चाहता हूँ, और जो मुझे पता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग इतिहास पढ़ाते हैं, है ना, तो उन सब से हट करके कुछ करने की कोशिश की गई है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा आधुनिक भारत जो पढ़ा रहा हूँ आपको बेहद पसंद आएगा, है ना। तो आप बस इतना सहयोग कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक तो करें ही करें, साथ में अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, है ना। विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो अभी इतिहास विषय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए वगैरह या बीए कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए विशेष रूप से आप मेरे द्वारा मुझसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपके साथ में उनका भी भला हो जाएगा। चलो फिर अब ना ज़्यादा समय गंवाते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, आई थिंक लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था अवध राज्य, है ना। तो अवध राज्य तक हम कवर कर चुके थे, यानी कि आज मैं एक नया टॉपिक आपको शुरुआत करने वाला हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे भरतपुर का राज्य, यानी कि आज हम पढ़ेंगे जाटों का इतिहास। तो जाट लोग होते हैं, कास्ट होती है जाट, तो आज हम उनका इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। जाटों का इतिहास समझें आप, या भरतपुर का जाट राज्य। तो हेडिंग है हमारी आज का, 1 मिनट जरा मारकर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है भरतपुर का जाट राज्य, ठीक है। यहीं से शुरुआत हुई थी जाटों की राजनीतिक, है ना। जो राजनीति में उनकी जो उद्भव हुआ था, राजनीति में उनका जो मतलब एंट्री किए थे, वो यहीं से शुरुआत की थी, भरतपुर से शुरुआत की थी, ठीक है। तो अगर मैं भरतपुर की बात करूं, वर्तमान भरतपुर है कहाँ पर, तो वर्तमान में आपका यूपी के बॉर्डर पर लगा हुआ, राजस्थान में, राजस्थान का पार्ट है भरतपुर वर्तमान में। तो यूपी के और राजस्थान के बॉर्डर पर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट भी है राजस्थान का, क्लियर। तो वहीं पर आपका भरतपुर स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जाटों का इतिहास कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ था। देखो, मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि जितना उपयोगी है हमारा, जितना महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि, उतना ही मैं आपको इसमें कराऊंगा, क्योंकि मैं पूरी ऐतिहासिकता तो नहीं पढ़ा सकता, है ना, जाटों के इतिहास को लेकर, लेकिन हाँ, जितना इनका स्टार्टिंग रही है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, विशेष रूप से अगर मैं बात करूँ आपका दिल्ली, आगरा और आपका मथुरा, ये 3 क्षेत्र। तो आप यहाँ शुरुआत कर देना लिखना, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये 3 क्षेत्र थे। तो मैं आपको बताता हूँ ये कि दिल्ली, आगरा, मथुरा के आसपास में एक जमींदार वर्ग था, और वो जमींदार क्या करते, कृषि करते थे, ठीक है। तो दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास में जो कृषि करने वाला जमींदार वर्ग था, वही जाट के नाम से जाना जाता था। मतलब इस कृषि वर्ग को, इस जमींदार वर्ग को हम जाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछो भी इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो दिल्ली, आगरा, मथुरा के आसपास क्षेत्रों में कृषि करने वाले जो जमींदार वर्ग थे, शुरू से ही जमींदार वर्ग रहा है, तो वो क्या था, आपका जाट के नाम से उनको जाना जाता है। जाट जाति ही प्रथम जाति है जिसने धार्मिक नीतियों को लेकर के औरंगजेब के खिलाफ सबसे पहले क्या की थी बच्चा, आपकी शुरुआत की थी, उसके विरुद्ध विद्रोह वगैरह किया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं इससे आगे आपकी बात करूँ, मतलब धार्मिक नीतियों को लेकर जो विरोध किया था वो जाटों ने करा था, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जाटों में एक जमींदार था, और उसका नाम जो था आपका, वो कहाँ गया आपका, ठीक है। अब मैं बताऊँ आपको, तो आपने नाम सुना गोकुल, एक जमींदार था गोकुल, गोकुल नामक व्यक्ति था, गोकुल। ये जो बच्चा गोकुल था, गोकुल जो था, ये तिलपत का जमींदार था, तिलपत,
तिलपत का जमींदार। आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी सास को मुश्किल सबसे पहले गोकुल, तो तिलपत का जमींदार। तो ये पूछा जाता है आपसे कि तिलपत का जमींदार कौन था, तो गोकुल था। या पूछेगा आपसे गोकुल कहाँ का जमींदार था, तिलपत का जमींदार था। इसने सर्वप्रथम 1669 में क्या करा था, विद्रोह किया था। किसके खिलाफ बच्चा, तो मुगल शासकों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। मुगलों की जो नीतियाँ थी, बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, उसके खिलाफ जो सर्वप्रथम विद्रोह किया था वो गोकुल ने किया था। तो आपसे पूछे सर्वप्रथम विद्रोह जाटों तरफ से किसने किया था, गोकुल ने किया था। कब किया था, 1669 में किया था। कहाँ का जमींदार, तिलपत का जमींदार था। इससे ज़्यादा इसके विषय में हमें आवश्यकता नहीं है अधिक से पढ़ने की, ठीक है। नेक्स्ट मैं दूसरी की बात करूँ आपका, इसके पश्चात गोकुल के पश्चात, तो उसका नाम था राजा राम। क्या नाम था बच्चा, राजा राम। राजा राम ने जो विद्रोह किया था, तो राजा राम ने विद्रोह करा था बच्चा 1686 में। इसने कब विद्रोह करा था, 1686 में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोकुल ने कब विद्रोह करा, 1669 में। राजा राम ने कब विद्रोह करा, 1686 में। राजा राम ने तो विद्रोह करा था, साथ में एक व्यक्ति और था रामचेरा ने भी विद्रोह किया, ठीक है। तो राजा राम के साथ साथ रामचंद्र नाम व्यक्ति था, वो इन्हीं के साथ था, इसने भी विद्रोह किया था। दूसरी बात, आपने एक इतिहासकार है मनुची, ये ना है मानुची, चाहे मनुची, इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट ये है, इसका ये मानना था, मनुची का मानना था कि जो सिकंदर आगरा के पास में, वहाँ पर उसका मकबरा है, किसका, अकबर का। इसने मनुची ने कहा था, इसका स्टेटमेंट है, इसने कहा था कि सिकंदरा स्थित जो अकबर का मकबरा है, वहाँ पर है ना अकबर की अस्थियों को, अकबर की हड्डियों को इसने राजा राम ने क्या करा था, निकाला था, और निकाल करके उनको जला दिया था। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि अकबर की अस्थियों को किसने जलाया था, तो किसने जलाया था, राजा राम ने जलाया था। अब आपको याद रहेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसने कहा, किसके अनुसार है, मनुची के अनुसार है, क्योंकि मनुची उस समय भारत में यात्रा पर था, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्यकाल में, तब आपको इस विषय में डीपली पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो बस कि राजा राम ने अकबर की हड्डियों को उसके मकबरे से, सिकंदर से मकबरे से निकाल करके जला दिया था। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में। ये भी आपको पॉइंट याद हो गया होगा, ठीक है। और इसके विषय में ऐसा कुछ विशेष नहीं है राजा राम के विषय में, ठीक है बच्चा। अब जो हम नेक्स्ट तीसरा व्यक्ति जो हम पढ़ेंगे जाटों के इतिहास में, तीसरा नाम आएगा आपका चूड़ामन का। ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर चूड़ामन के टाइम पीरियड की बात करूं, शासक के तौर पर 1690 से, है ना, 1690 से आपका ये था 1721, 1721, ठीक है। चूड़ामन जो है संस्थापक है, चूड़ामन क्या है, संस्थापक कहाँ के, भरतपुर के जाट राज्य का। तो अगर आपसे पूछे भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा चूड़ामन। क्लियर। दूसरी बात, अब मेरी बात समझना, चूड़ामन जो है संस्थापक थे, इसने एक बच्चा किले की स्थापना की थी, थीम नामक, ये पूछा गया है, थीम नामक किले की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, थीम नामक किले के पश्चात इसके बीच में एक तथ्य और है, क्या कहते हैं आपका, चूड़ामन के विषय में, और इससे ज़्यादा चूड़ामन नहीं पूछेगा, बस इतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, इसके विषय में आपको बता दूं एक तथ्य और है, अपने राजपूत शासक थे सवाई जयसिंह। चूड़ामन जो था, ये सवाई जयसिंह, राजपूत शासक सवाई जयसिंह से पराजित हो गया था, क्योंकि सवाई जयसिंह जो था मुगल सेनापति था, ठीक है। तो सवाई जयसिंह से कौन, चूड़ामन पराजित हो गया। पराजित होने के पश्चात चूड़ामन ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो आपसे पूछा जाए कि चूड़ामन ने आत्महत्या क्यों की थी, तो आपका आंसर होगा मुगल सूबेदार, है ना, सवाई जयसिंह, पूरा नाम है मिर्जा राजा सवाई जयसिंह, से पराजित होने के कारण आत्महत्या कर लिया था। क्लियर। चलो आगे बात करें। अब चूड़ामन के पश्चात जो बच्चा शासक बना था, जिसने भरतपुर वास्तव में स्थापना की थी, वो था बदन सिंह। अब कौन था, बदन सिंह। अब आपको बदन सिंह का टाइम पीरियड जो था बच्चा, वो था 1721 से 1756, 1756, ठीक है। इसको कहेंगे वास्तविक संस्थापक। किसका, भरतपुर के जाट राज्य का।
मैंने आपको बताया इससे पहले चूड़ामन भरत जाट राज्य का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक वास्तविकता में उसको आधार जो प्रदान करा वो बच्चा बदन सिंह ने ही करा था। तो वास्तविक संस्थापक कौन था? बदन सिंह। किसका? भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? बदन सिंह। ठीक है। दूसरी बात मैं इसके विषय में आपको और बताऊं, ये हुआ क्या था, बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली, आपने नाम सुना है, अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान था। कौन था? अफगान था। इसके विषय पर पूरी वीडियो बना रखी है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, आप पूरा वीडियो पढ़ लेना, इसके पूरे के साथ आक्रमण के विषय मैंने आपको बताया है। तो अहमद शाह अब्दाली जो अफगान आक्रमणकारी था, उसने क्या करा था? बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि थी बच्चा? राजा। किसको दी थी? तो अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी, और बाद में किसी व्यक्ति ने इस राजा की उपाधि में महेंद्र शब्द जोड़ दिया था, यानी कि राजा महेंद्र बदन सिंह। क्लियर बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, बदन सिंह के विषय में इतने ही काफ़ी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर? आगे हम बात करें बदन सिंह के पश्चात। अब बात आती है, तो किसकी बात आती है बच्चा? सूरजमल की। सूरजमल, ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। सूरजमल के टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1756 से 1763, 1763। ठीक है। सूरजमल को ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये नहीं कह रहा मैं आपको केवल पीसीएस पूछा, ये तो प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। हर परीक्षा में, चाहे वनडे एग्जाम, रेलवे हो, सुपर टेट हो, टेट हो, कुछ भी हो, हर किसी में आएगा। जाटों का अफलातून कहा जाता है, प्लेटो कहा जाता है। जाटों का अफलातून कैसे कहते हैं? सूरजमल को कहा जाता है। क्लियर? दूसरी बात बच्चा, 1761 में एक युद्ध हुआ था, आपको याद हो तो, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो सूरजमल 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इस पानीपत के तृतीय युद्ध में सूरजमल ने किसी की तरफ से कोई भी भाग नहीं लिया था, ना तो अहमद शाह अब्दाली की तरफ से और ना ही मराठों की तरफ से, अर्थात दोनों ही तरफ से अलग रहा था, यानी तटस्थ रहा था। तटस्थ मतलब दोनों से अलग रहना, तटस्थता की नीति अपनाई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको आगे बात बताऊँ। फिर 1763 में क्या हो गया बच्चा? मृत्यु हो गई, और 63 में मृत्यु होने के पश्चात सूरजमल के उत्तराधिकारी हुए थे। तो अब मैं सूरजमल के पश्चात जो शासक बने थे उनकी आपको लिस्ट दे रहा हूँ, बस 4-5 नाम याद रखने हैं आपको। सूरजमल के बाद जो शासक बना था वो बना था जवाहर सिंह। कौन बना था बच्चा? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के पश्चात जो बना था बता रतन सिंह। कौन बना था? रतन सिंह। रतन सिंह के पश्चात जो बना था वो बना केहर सिंह। केहर सिंह। केहर सिंह के पश्चात जो शासक बना था वो बना था नवल सिंह। नवल सिंह। और नवल सिंह के पश्चात शासक बना था वो रणधीर सिंह। यानी कि 5, जवाहर सिंह, आफ्टर रतन सिंह, आफ्टर केहर सिंह, आफ्टर नवल सिंह और आफ्टर रणधीर सिंह। ठीक है। तो इनका आपको क्रम याद रखना है। बस रणधीर सिंह के विषय में आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। रणधीर सिंह के विषय की बात करूँ, रणधीर सिंह ने क्या करा था 1804 में, क्योंकि साउथ में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था। कौन सा? सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था, और जसवंत राव होलकर वहाँ से भाग करके आया था, और इस रणधीर सिंह ने जसवंत राव होलकर की हेल्प की थी। ठीक है। 1804 की बात थी। इस बात से अंग्रेज क्या हुए? नाराज। और अंग्रेज नाराज हुए तो 1805 में 1805 में अंग्रेजों ने रणधीर सिंह पर आक्रमण कर दिया, और मजबूरन रणधीर सिंह को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, यानी कि भरतपुर का जाट राज्य अंग्रेजों का अधीन आ गया। क्लियर? इस प्रकार से बच्चे ये भरतपुर के जाट राज्य था। ये छोटा सा इतिहास था इनका, कोई खास वाला टॉपिक नहीं है इतना, तो बस ये टॉपिक था हमारा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको लाऊंगा राजपूत शासक, उसके बाद हम 1-2 टॉपिक पर हैं वो कवर करेंगे, फिर मराठा राज्य में प्रवेश करेंगे। ओके, धन्यवाद।